नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज हम रासायनिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम तत्वों के रासायनिक सिंबल के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब प्रतिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। इसी चीज को हम संकेतों के द्वारा एक समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे जिंक का प्लस H2SO4 मिलकर बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलता है। अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक विक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। हीट एंड ट्रायल मेथड। चरण 1, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे Fe एक बॉक्स में, H2O 2 बॉक्स में, Fe2O3 तीसरे बॉक्स में और H2 चौथे बॉक्स में। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे इसमें 3 तत्व शामिल है, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर अगला कॉलम में लिखिए LHS में Fe में 1 परमाणु भाग लेता है, हाइड्रोजन 2 परमाणु भाग लेता है और ऑक्सीजन 1 परमाणु भाग लेता है। तीसरे कॉलम में जो उत्पाद बने हैं उसमें Fe के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को विकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे इस सारणी में देखते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, अतः लेफ्ट साइड में
जहां पर ऑक्सीजन है उसमें 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद चरण 4 में सभी तत्वों के परमाणुओं की चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर Fe के 3 परमाणु है, इसलिए इसको भी 3 से गुना करके संतुलित कर दिया। अब चूंकि Fe संतुलित हो गया, O 4 परमाणु है तो 4 O यहाँ संतुलित हो गया, और 4 दूना 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। चरण 5 अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। जैसे ठोस के लिए स्मॉल s, द्रव के लिए स्मॉल l, गैसीय अवस्था के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ मतलब एक्वस। तो उपरोक्त समीकरण में चूंकि Fe ठोस अवस्था में है इसलिए इसके आगे S लिखे, H2O गैसीय अवस्था में है, H2O जल अवस्था में है इसलिए यहाँ पर AQ लिखाएगा, और फेरस सल्फेट प्लस 4H2 गैसीय अवस्था में निकलता है इसलिए यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर AQ लिखाएगा। ठीक है ना, ये जो मिस्टेक है यहाँ पर AQ होना चाहिए। कुछ आवश्यक परिस्थितियां चरण 6 जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A जोड़ B मिलकर C बनाते हैं। यहाँ A और B मिलकर एक नया उत्पाद C बनाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा उदाहरण जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अब प्लस जल बनाते हैं, साथ में इसमें से ऊष्मा निकलती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 का जलीय विलयन प्लस 6O2 मिलकर 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में ऊष्मा निकलती है। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A टूटकर B और C बनाता है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उदाहरण फेरस सल्फेट
को जब गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। साथ ही SO2 और SO3 दो उत्पाद बनते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गर्म करने से फेरस सल्फेट, जिसका प्रारंभिक रंग हरा होता है, गर्म करने के बाद यह भूरा लाल रंग में बदल जाता है। आपके सामने प्रश्न आता है कि कौन ऐसा एक तत्व है जिसको गर्म एक तत्व है जो हरा रंग का है और साथ में सल्फेट है, किसी तत्व का सल्फेट है, गर्म करने पर यह भूरा लाल रंग में बदल जाता है। तो बताएं कि एक कौन सा तत्व है। तो पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए इसको रटना जरूरी है, याद करना जरूरी है। क्योंकि फेरस सल्फेट जो हरा रंग का होता है, गर्म करने पर भूरा लाल रंग में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, इसलिए वह फेरस सल्फेट है। एग्जाम्पल नंबर 2, चूना पत्थर जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ पदार्थ टूट जाते हैं और इस प्रकार के वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे 2AgCl सूर्य को प्रकाश जब मिलता है तो यह दो अलग अलग तत्वों में टूट जाता है, Ag और Cl2 में। ठीक उसी प्रकार AgBr सूर्य के प्रकाश में Ag और Br में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। क्वेश्चन आता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो वहां उत्तर होगा AgBr। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CeSO4 में Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यहाँ पर सल्फेट को विस्थापित कर अपने साथ जोड़ लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर परत जम गई, CeSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल Zn प्लस CeSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक कॉपर के सल्फेट आयन को विस्थापित कर अपने में जोड़ लेता है और कॉपर स्वतंत्र हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है।
जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO2 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलकर बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बेरियम सल्फेट के सफेद पीले अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफेद अविलेय अवक्षेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन या अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, यानी अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक दूसरा परिभाषा है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो भी हम उसे उपचयन ही कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो इसमें ये भी ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक नीचे में हाइड्रोजन का वियोग हुआ तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ, नहीं हाइड्रोजन का ह्रास हुआ तो इस अभिक्रिया को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन या रिडक्शन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो भी उसे हम अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होती है कि अपचयन और उपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया साथ साथ होती है। जैसे CuO प्लस H2 मिलकर Cu+H2O का निर्माण होता है। यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए यह अपचयन है, रिडक्शन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का वियोग हुआ है तो यह ऑक्सीडेशन है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यश दलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है
जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने का उपाय: प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। चौथा, शीतलन द्वारा। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, कमेंट करें और उसमें अपना मत जरूर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम दोबारा पुनः आपके लिए नया वीडियो लेकर आ सकूं। मैं अपने अगले वीडियो में केमिकल रिएक्शन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करूंगा। कृपया करके मेरा उस वीडियो को भी इंतजार करें। धन्यवाद।